तो वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। एक हफ्ते के बाद शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 16 से करना है। 16 तक हो गया है, 16 से करना है। 16 से करना है। क्वेश्चन नंबर 16। अरे इतना लोगों को डाउट, आंसर मैच नहीं हो रहा। लाओ आंसर को भैया मैच करा देते हैं। कह रहा है बलून इज एट अ हाइट ऑफ 81 मीटर एंड इज असेंडिंग अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। एक बलून है, इसको हॉट एयर बलून मान लेते हैं, है ना। मानने में क्या जा रहा है? इसमें ऐसे गैसेस जाती हैं और इस बलून में ऐसे गैसेस जलती हैं। तो गैसेस हल्की होती हैं, तो यहाँ से इस पूरे बास्केट को पकड़ के ऊपर की तरफ से उठा देता है। इस तरीके से जा रहा है। तो बलून है ये ज़मीन से 81 मीटर हाइट पे, तो यहाँ से 81 मीटर हाइट पे ही है। असेंडिंग अपवर्ड, इस वक्त इसकी जो वेलोसिटी है वो है 12 मीटर पर सेकेंड। अ बॉडी ऑफ 2 kg वेट इज ड्रॉप्ड, मतलब एक बॉडी है जिसका मास है 2 kg, इसको यहाँ से ड्रॉप किया गया। तो वो कह रहा है कि द बॉडी विल रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ इन, जमीन पे कितनी देर के बाद पहुंचेगी, ऐसा क्वेश्चन है। देखो इसमें एक बात समझ लो, जिस वक्त जिस फ्रेम से जिस ऑब्जेक्ट को छोड़ा जाता है उस वक्त उस फ्रेम की वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट को मिल जाती है। वापस से बोल रहे हैं, जिस वक्त जिस फ्रेम से जिस ऑब्जेक्ट को छोड़ा जाता है उस वक्त उस फ्रेम की वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट को मिल जाती है। ये लाइन याद रह जाएगी। जैसे कि तुम कार में जा रहे हो, कार सीधा इधर जा रही है 50 की स्पीड से, तुमने बाहर एक केले का टुकड़ा फेंका, केले का छिलका, तो केले का छिलका किधर जाएगा? ये तुमको लग रहा है, जमीन पे खड़े हुए आदमी को पता है क्या लगेगा? केले का छिलका आगे की तरफ जा रहा है। क्योंकि जब उस केले के छिलकों को छोड़ा गया उस वक्त तुम्हारे हाथ की वेलोसिटी कितनी थी, जो कार की है 50। तो इसका मतलब जैसे तुमने हाथ से छोड़ा, तुम्हारे हाथ की वेलोसिटी 50 है, तो इसकी भी वेलोसिटी इसको कितनी मिल गई? 50। जमीन पे खड़े हुए आदमी को लगेगा कि 50 की स्पीड से आगे की तरफ गया है। आया ना? नहीं समझ में आया? अच्छा एक काम करो, अभी आईपीएल चल रहा है, आईपीएल देख रहे हैं आप लोग? कल का मैच देखा? मजा आ गया ना? एकदम क्या भाई, मतलब श्रेयस अय्यर भाई ने धुआं धुआं कर दिया माहौल, है ना। ऐसी फाइनल है कल। आरसीबी जीतेगी, पंजाब जीतेगी, ठीक है। आरसीबी जीतेगी तो अगर आरसीबी जीतेगी तो धीर भाई साहब की तरफ से सबको पार्टी मिलेगी। और दो लोग हैं पार्टी के लिए जिम्मेदार। और अगर मान लो पंजाब जीतती है तो कौन पार्टी दे रहा है? तू दे रहा है भाजी, पंजाब। अच्छा अच्छा। तो एक व्यक्ति पंजाब की तरफ से पार्टी देगा, पार्टी लेने वाले इतने लोग हैं। ऑफर ऑफर करा देना इनके लिए कुछ पार्टी। हाँ बेटा, कुछ भी हो जाए, जीतेगी तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। यही जीतनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हमें इसी से मतलब है, साल खत्म होगी तो यही जीतनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, जीतेगा कौन? पीसीबी। देखो भाई, कोई भी जीते, ये बात पक्की है कि पहली बार ही जीतेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पहली बार जीतेगा। तो आओ बातें करें। जैसे जब बॉलर बॉलिंग का रनअप लेता है, तो रनअप लेता है तो दौड़ के आता है, और दौड़ के आता है फिर बॉल को ऐसे फेंकता है हाथ घुमा के। देखा है कि नहीं देखा? है ना, सबके अलग अलग बेहतरीन टाइप के एक्शंस हैं। अलग अलग टाइप के एक्शंस डिसाइड कर रहे हैं कि उसकी बॉलिंग की स्पीड क्या होगी। याद कीजिए, एक प्लेयर हुआ करता था जिसका नाम था शोएब अख्तर। जब आप लोग पैदा हुए थे, बस तभी उसका मतलब अपना पीक टाइम था, मतलब तुम्हें याद नहीं होगा। इन शॉर्ट बात यह है। लेकिन आप लोग इंस्टाग्राम यूट्यूब इन सब पे देख चुके होंगे कि उसका क्या खतरनाक बॉलिंग एक्शन था। मतलब उसका बॉलिंग एक्शन ऐसा था कि बेचारे प्लेयर्स देख के ऐसे पैर उनके कप 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 करते थे, क्योंकि उसकी जो स्पीड होती थी वो 150 किलोमीटर पर आवर होती थी, और वो भी लगातार। ऐसा नहीं कि एक आध बॉल फेंक दी। पाकिस्तान का प्लेयर था, है ना। और उसी को सचिन और सहवाग आराम से खूब उड़ाते रहते थे, खूब मारते थे उसे। तो गेम ऐसा है कि अगर बॉलिंग एक्शन को अगर आप देखेंगे तो जब भी प्लेयर दौड़ के आ रहा है, इसका मतलब वो अपनी वेलोसिटी बढ़ा रहा है। जब वो अपनी वेलोसिटी बढ़ा रहा है, उसके बाद उसके बॉलिंग एक्शन में वो अपने हाथ को घुमा रहा है।
मतलब खुद की वेलोसिटी में एक चीज और ऐड कर रहा है कि उसका हाथ भी घूमे, मतलब उसके हाथ के घूमने से भी स्पीड और ज्यादा तेज आएगी, क्योंकि उस बॉल को से रिलीज करना है, एक हाइट से रिलीज करेगा, हाइट से रिलीज करते वक्त इस बात का ध्यान रखेगा कि उसकी मैक्सिमम स्पीड है वो बॉल के अंदर जाए। मैक्सिमम स्पीड बॉल के अंदर तब जाएगी जब उसके हाथ की मैक्सिमम स्पीड होगी, और हाथ की मैक्सिमम स्पीड तब होगी जब वो तेज दौड़ के आएगा। हाँ या ना? इसीलिए रनअप मैटर करता है कि आप कहाँ से दौड़ के आ रहे हैं। तो वो जब शोएब अख्तर दौड़ के आता था तो ऐसा लगता था कि वो जहाँ बाउंड्री रोप होती है ना, चौके वाली, वहां से दौड़ के आ रहा है, ऐसा लगता था। बहुत लंबा रनअप था। हालांकि अभी आज के टाइम में आप बुमराह को जानते हैं, बस वही 5-6 कदम का रनअप है, उतने में भी स्पीड अच्छी खासी आ जाती है उसकी। तो मैटर क्या कर रहा है कि तुम जिस टाइम जिस ऑब्जेक्ट को जिस फ्रेम से फेंक रहे हो, उस फ्रेम की वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट को मिल जा रही है। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या ऐसा बोल दो जिस किसी भी फ्रेम, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना। तो जैसे मान लो हाथ इस वक्त फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, तुमने हाथ से फेंका, तो हाथ की जो वेलोसिटी वो पूरी पूरी किसे मिल गई? बॉल को। ऐसे ही यहाँ पर तुमने जिस वक्त जिस ऑब्जेक्ट को जिस फ्रेम से फेंका गया, वो फ्रेम यहाँ पर क्या है? बलून। तो बलून की वेलोसिटी इस वक्त कितनी है? 12। तो इसका मतलब इस पत्थर को भले ही तुमने ड्रॉप किया है, लेकिन वो जमीन पे खड़े हुए व्यक्ति के लिए क्या लग रहा होगा कि उसे 12 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका गया है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन मैं इस बंदे से पूछूं जो कल्लू यहाँ पर खड़ा है कि बेटा बता बेटा तूने पत्थर को कहाँ फेंका, तो कहेगा मैंने तो ड्रॉप किया है, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितनी है? 12। समझे बात को? रिलेटिव का प्यारा सा क्वेश्चन है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये क्वेश्चन इजी हो गया कि एक पत्थर है जिसको मैंने 12 की स्पीड से ऊपर फेंक दिया है, बताओ जमीन पे आने में कितना टाइम लेगा। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। मैं एक तरीका तो वो कि यहाँ से लेके हाईएस्ट पॉइंट का और हाईएस्ट से यहाँ तक का सॉल्व कर लो। दूसरा तरीका एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि आप लोग बहुत पसंद करते हैं। ये इनिशियल पॉइंट है, ऐसे जाके नीचे आएगा, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है? माइनस का 81, क्योंकि ये पॉइंट अगर रेफरेंस है तो यहाँ से कितना नीचे है? ये 81 नीचे है, तो निगेटिव। इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है 12t, एक्सेलरेशन माइनस नीचे की तरफ है, जी की वैल्यू 10 है, तो जी की ए की वैल्यू -10 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चे अपने सॉल्व करके 5t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 81 इक्वल टू 0, ये एक क्वालिटी की इक्वेशन बन गई। यहाँ से रूट्स निकाल लेंगे t1 t2। आप लोग कर लेंगे? ठीक है, तो कर लीजिएगा। सॉल्व करने का दूसरा तरीका, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में मैंने बोला था कि हम इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, इसके हाईएस्ट पॉइंट को पॉइंट बी मान लेते हैं और इसको पॉइंट सी मान लेते हैं। तो हम सबसे पहले ए से लेके बी तक की बात कर लेंगे। यहाँ पर अगर टाइम की बात करेंगे तो हम u बाई जी लगा देंगे, मतलब 12/10 मतलब 1.2 सेकेंड। इतना समझ में आ गया? फिर इसका दूसरा मेथड देखेंगे, मतलब बी से सी की बात करेंगे। तो बी से सी तक मुझे हाइट पता होनी चाहिए। तो पहले तो अगर मैं ए से लेके बी तक की हाइट भी निकाल लूँ, तो हाइट मेरे पास कितनी है? हाइट है मेरे पास यू स्क्वायर बाई 2g, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला याद है? तुमने इसको 12 से फेंका था, तो 12 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10। फॉर्मूले नहीं याद है बेटा, क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे जल्दी। तो 144 का आधा कितना होता है? 72, है ना? और 72/10 कितना होता है? 7.2 मीटर। सही बात है? तो ठीक है, 72 ही होता है ना? नहीं यार, 7 144 सही है, 7.2 मीटर ना। अब देखो बी टू सी में अगर तुम देखोगे तो तुम्हारी यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी आ गई? 7.2 मीटर। तो जमीन से टोटल बी सी हाइट कितनी है? इस हाइट को बोलोगे तो बोलोगे देखो सर 7.2 यहाँ से लेके यहाँ तक की प्लस 81। तो यहाँ पर बच्चे बोल देंगे प्लस 81, तो कितना हो गया? 81 और 7 87 88, तो 88.2 मीटर इसकी हाइट हो गई। अब अगर बी से सी तक का मुझे टाइम निकालना है, इसको मैं t2 नाम दे दूं, तो टाइम का फॉर्मूला क्या था? √2h/g। अगर याद नहीं है तो बेटा फिर घूमते रहो, फिर नहीं हो पाएगा। याद है कि नहीं फॉर्मूला? हमने कैसे निकाला था? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाला था। तो h बराबर हाफ ए टी स्क्वायर है, हाफ जी टी स्क्वायर, तो h की वैल्यू t की वैल्यू आ गई थी √2h/g, दैट इज √2, h की जगह डाल देंगे 88.2 डिवाइडेड बाई 10 को सॉल्व कर लेंगे। जो भी टाइम आएगा
टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2। बाकी मैं इसको ऑप्शन देख के भी डायरेक्टली टिक कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, सॉरी। वैसे कर तो सकता है, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है। देखो तुम्हें बताऊँ तुक्का कैसे लगाते हैं, आओ तुम्हें तुक्का लगाना सिखाते हैं। लेकिन तुक्का नहीं है वो, तुम जब तक सब सॉल्व कर चुके होगे तभी तुम सोच सकते हो, तुक्का नहीं है ये। जैसे कि 1.2 सेकंड तो यहाँ का है ही, तो 1.2 और 1.2 मतलब आंसर 2.4 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 2.4 से एक ही ऑप्शन होता तो वही टिक कर देता, लेकिन यहाँ पर देखो 2.4 से ज़्यादा कितने ऑप्शन है, 3। तो फिर कैसे सोचेंगे? तो देख यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी है, ये 88.2 है ना। अगर ये 88.2 है तो 45 3 सेकंड में कितना चलता है, 45। 4 सेकंड में 80 आया ना। 4 सेकंड में 80 चलेगा कि नहीं चलेगा? एक पत्थर को ड्रॉप किया, एक पत्थर को ड्रॉप किया तो वो 4 सेकंड में कितना मीटर चलेगा? हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ इंटू जी, जी की वैल्यू 10, 10/2 कितना होता है 5 इंटू टी स्क्वायर ही तो करना है, मतलब हर बार 5 इंटू टी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 इंटू 5 कितना हो गया 80। यही तो मैं कह रहा हूँ 4 सेकंड में कितना चलेगा 80। कितना समझ गए? तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम 4 से थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि ये 88 पॉइंट समथिंग है। 4 इधर, एक 1.2 इधर, मतलब 5.2 से थोड़ा सा ज़्यादा, 5.2 से थोड़ा सा ज़्यादा 5.4 है। खत्म, यही आंसर होगा, चेक कर लो। तूने टिक भी कर रखा है, समझ गए बात को? तो ऐसे ना तुम स्मार्ट तरीके से भी खेल सकते हो। ये कैसे गया है, मतलब इसको क्या बोलेंगे? पहले ऊपर गया फिर नीचे गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 19 में डाउट है क्या तुमको? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? दोनों मेथड क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन अपन ने क्लास में भी किया है, तो ये होना चाहिए था। लेकिन कौन सा वाला? अभी कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक बॉल को ड्रॉप किया गया 100 मीटर ऊंचे टावर से। अगर तुम अटेम्प्ट करके आए होगे तो तुम लोग बहुत सीखोगे, नहीं अटेम्प्ट करके आए होगे तो 4 लोगों के नाम तो मुझे याद हो ही गए, काशनी, दिशित, तन्मय, मन की आवाज, विज्ञा। ये अब रेगुलर रहेगा, है ना। आप लोगों को घर पे एक एक मैसेज पहुंच जाया करेगा, या ग्रुप में डाल देंगे, ग्रुप में बेटर है। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? 19, हाँ। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ 100 मीटर, साइमल्टेनियसली अनदर बॉल वाज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर विद द स्पीड ऑफ 50। बहुत बढ़िया। इसको तो ड्रॉप किया तो इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0, और इसको ऊपर फेंका तो ये कितना हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। ये बोला कितनी देर के बाद एक दूसरे को ये क्रॉस करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, यही है ना, स्पीड ऑफ दे विल क्रॉस ईच अदर। हाँ, इसको करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। जैसे एक तरीका ये हो सकता है कि मैं इसको रिलेटिव से कर दूं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि भाई मुझे नहीं पता कहाँ क्रॉस करेंगे, लेकिन इतना पता है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे, तो टी बराबर टी पे क्रॉस कर रहे हो। ठीक है, मतलब ये भी टी सेकंड चल गया, ये भी टी सेकंड चल गया, और ऐसा हो गया। ये जितनी भी हाइट चला, इसको नाम दे दिया मैंने x, इसको नाम दे दिया y। इतना पता है x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 100। बेसिक एकदम। डिस्टेंस से ध्यान रखना, ये डायरेक्शन नहीं है, x और y डिस्टेंस है, डिस्टेंस को ऐड करके 100 लिखा है। तो अगर मुझसे x पूछा जाए तो x में बोल दूंगा कितना हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखूंगा कि भैया x तो मेरे u तो 0 है क्योंकि ड्रॉप किया है, तो ये हो जाएगा हाफ g की वैल्यू, g रहने दो, अरे यही रहने दो, खत्म।
ये मॉड लगा दिया, मॉड का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, y की बात कर लेते हैं। तो y में इनिशियल वेलोसिटी है लेकिन प्लस में है, तो अपन क्या लिखेंगे 50t माइनस, यहाँ पे चाहो तो माइनस और लगा लो ताकि मॉड का मतलब प्लस साइन है। तो 50t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसका भी मॉड, मतलब अपने को क्या चाहिए टोटल? पॉजिटिव ही। सारी बातें क्लियर? इन दोनों को ऐड करके ऊपर डाल दो इक्वेशन नंबर 1 में। तो इन 1, जैसे ही 1 में डालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा देखो x की मॉड वाली वैल्यू मतलब पॉजिटिव के संग मतलब हाफ जी टी स्क्वायर, और y वाली पॉजिटिव वैल्यू दैट इज 50t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सही बात है? तो इससे दोनों कट गए, दिस शुड बी इक्वल टू 100, मतलब t बराबर कितने सेकंड पे ऐसा हो जाएगा? 2 सेकंड। इतना सोच लिया बेटा? ये क्या लिखा है? ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है तो कौन सी भाषा लिखी है? मॉड का मतलब तो ये है ना कि मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए मुझे। एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं होती क्या? होती है ना, फिर यही तो लगाइए ना। अब देखो इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं बिना पेन उठाए? तो देखो इन दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, दोनों पे जी नीचे की तरफ लग रहा है। अगर दोनों पे जी नीचे की तरफ लग रहा है तो जी माइनस जी, नेट एक्सेलरेशन रिलेटिव कितना हो जाएगा? 0। इनकी रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी 50 है, एक की 0 एक की 50, तो कितनी बची? 50। इनके बीच की रिलेटिव डिस्टेंस में अगर बात करूं तो रिलेटिव डिस्टेंस 100 है, यू रिलेटिव 50 है, टी पूछा है, टी की वैल्यू 2 सेकंड, सीधा आंसर खत्म। कौन सा बढ़िया लग रहा है? रिलेटिव वाला ना, क्योंकि यहाँ पे जो ए रिलेटिव है वो कितना है? 0, जी माइनस जी, तो इसमें ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी? चमक गए बात? क्या दोनों मेथड चमक गए? अरे हमने ये बोला कि जैसे ये फॉर्मूला है इसको रिलेटिव में भी तो लगा सकते हैं। अब इन दोनों पे ही जी नीचे की तरफ लग रहा था कि नहीं लग रहा था? तो इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो गया? तो रिलेटिव 0 होते ही ये वाली टर्म तो खत्म। हमारे पास क्या बचा? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। रिलेटिव डिस्टेंस 100, यू रिलेटिव 50, खत्म। तुम करके तो आओ भाई सॉल्व, बहुत तरीके हैं अपने पास क्वेश्चन कराने के। ये भारी भारी क्वेश्चन जो भी दिख रहे हैं ना, ऐसे हवा में देख के आंसर बताओगे। लिखना चाहते हैं क्या? दादाजी लिख नहीं रहे यार आप। आता था? हैं? बेटा ऐसा नहीं, आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, थॉट प्रोसेस जरूरी है। हाँ ऐसा थोड़ी होता है दोस्त, थॉट प्रोसेस चाहिए कि सर मैंने ये सोचा फिर आंसर आया इसका। तो ऐसा नहीं कि मैंने 100 से 2 को डिवाइड 50 को डिवाइड कर दिया, मैंने क्यों डिवाइड किया ये जानना है, ये फिजिक्स है। ठीक है? क्यों भाई खट्टर साहब, तुम ग्रुप में बड़ी लेट जुड़ी हो। ओह, मैं भी। तुम कब जुड़ गई? तेरा नंबर तो सेव नहीं मेरे पास। हाँ, पीछे करेंगे क्या? कर लो कर लो। क्वेश्चन नंबर 20। हाँ हाँ। Two balls are dropped from height h and 2h respectively from the earth's surface. The ratio of time of these balls to reaches the earth. वो फॉर्मूला नहीं जानती क्या आप? T बराबर अंडर रूट 2h बाई जी, तो T1 इस टू T2 की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट H1 इस टू अंडर रूट H2। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 21, रिलेटिव का अच्छा क्वेश्चन है 21। देखो जो भी क्वेश्चंस रिलेटिव में हैं, अगर उसमें कभी भी तुमको ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिख जाए जो एक्सेलरेटेड हो,
तो उसके क्वेश्चन उस फ्रेम में बैठकर ही सॉल्व करने हैं। जैसे लिफ्ट के क्वेश्चन लिफ्ट में बैठकर सॉल्व करने, ऐसा दिमाग में सेट कर लो। लिफ्ट के क्वेश्चन लिफ्ट में बैठकर ही सॉल्व करने हैं। अरे मैं तो शर्मा आ गई। अबे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हाँ, लिफ्ट खोल लेनी है। एन एलिवेटर कार whose floor to ceiling distance is 2.7 मीटर। एक डिब्बा है, डिब्बा मतलब लिफ्ट। इस डिब्बे की यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है, ये हाइट अपने को पता है 2.7 मीटर। स्टार्ट असेंडिंग मतलब ऊपर जा रही है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आफ्टर 2 सेकेंड्स ऑफ द स्टार्ट, देखो 2 सेकेंड के बाद क्या होगा, ये t बराबर 2 का अगर मैं फिगर बनाऊं इसका, तो t बराबर 2 पर इसके पास कुछ वेलोसिटी आ चुकी होगी। वेलोसिटी होगी u प्लस ए टी के हिसाब से। u इज 0, एक्सेलरेशन इज 1.2, टाइम इज 2, मतलब 2.4 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आ चुकी है। कब? जब टाइम कितना हो चुका है, 2 सेकेंड। बोल रहा है अब एक बोल्ट गिर गया यहाँ से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया अपन ने। तो ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया तो उसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है यहाँ तक आने के लिए? 0.7 मीटर। तो हमसे ये जानना चाह रहा है कि क्या जानना चाह रहा है? द फ्री टाइम ऑफ द बोल्ट इज, कितनी देर में नीचे आ जाएगा, ये जानने की इच्छा है इसकी। सुनो, इस क्वेश्चन को अगर तुम यहाँ पे खड़े होकर सॉल्व कर रहे हो तो देखो क्वेश्चन कितना टफ है। t बराबर 2 पर ये बोल्ट गिरा, तो मेरे लिए t बराबर 0 हो गया, ऐसा मान लेते हैं। मतलब जब मैंने इसको देखा तो ये ऊपर कितने से जा रहा था, 2.4 मीटर पर सेकेंड से, और इसका एक्सेलरेशन ऊपर था। यहाँ तक आने में कुछ टाइम लगेगा बोल्ट को, तो क्या होगा कि डिब्बा ऊपर जाएगा और बोल्ट नीचे आएगा। ऐसा ही तो होगा। तो कुछ देर के बाद ये डिब्बा मान लो यहाँ पे आ जाएगा और बोल्ट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। ऐसे ही कुछ हो रहा होगा। तो बाहर खड़े हुए लड़के के लिए दो चीज़ें ऑब्जर्व करना मुश्किल काम हो जाएगा कि एक तो ये पता करे कि ये ऊपर कितना गया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस विद दिस एक्सेलरेशन, और दूसरा ये पता करे कि भैया ये बोल्ट कितना नीचे आया। तो उसके लिए सॉल्व करना बहुत टफ है। तो इस ऑब्जर्वर को हटा दे, ऑब्जर्वर को बिठा इसके अंदर। अब देख, ऑब्जर्वर को इसके अंदर बिठाया तो कितनी चीज़ें आसान हो गई। जैसे ऑब्जर्वर को इसके अंदर बिठाया तो एक दुनिया के हर एक ऑब्जेक्ट पे एक सूडो फोर्स लगेगा। जिन बच्चों को सूडो फोर्स नहीं पता है, जब आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तब ये क्वेश्चन को देखेंगे, मैं वापस से कराऊंगा। सूडो फोर्स क्या होता है? ये फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब क्या होता है अभी समझा दूंगा, तो फिर बाद में क्या समझाऊंगा। तो अभी या तो अभी के लिए क्वेश्चन को ड्रॉप करो, या ऐसा समझ लो कि क्वेश्चंस को हमेशा कहाँ बैठ के सॉल्व करना है, फ्रेम के लिफ्ट के अंदर। और जो भी यहाँ पर एक्सेलरेशन है जी, ये तो अर्थ का एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी है। लेकिन ये एक्सेलरेशन लिफ्ट का है। तुम्हारा ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है? लिफ्ट के अंदर। तो तुम्हारे ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन भी कितना हो गया? तो अब अगर इसको रोका जाए तो ये एक्सेलरेशन इसका जो खुद का है अपोजिट होके इसमें ऐड होना चाहिए रिलेटिव के हिसाब से, कि नहीं आया ना? रिलेटिव का मतलब यही तो था। तो अब अगर इस पे इसको अगर मैं रोकूंगा तो यहाँ पर नीचे की तरफ ए ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अब क्वेश्चन बस इतना सा है कि अब इसे और तुम्हारे लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी अभी भी 7.2 है। अब लिफ्ट 2.7, लिफ्ट तो अब चल नहीं रही क्योंकि तुम तो लिफ्ट के अंदर हो। अब कौन चल रहा है? बोल्ट चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जब इस बोल्ट को देखोगे तो इसकी जो स्पीड है इस वक्त, लिफ्ट की स्पीड कितनी है? 2.4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब इस ऑब्जर्वर ने इसकी जो इनिशियल स्पीड होगी वो भी इसे कितनी दिखाई दे रही होगी? 2.4 मीटर पर सेकेंड। ऐसा होगा या नहीं होगा ये बताओ। हाँ, यही तो बस जानना है मुझे, ऐसा होगा कि नहीं होगा। क्या स्पीड जो लिफ्ट की है वो स्पीड इनिशियल क्या इस अंदर बैठे हुए ऑब्जर्वर को इस बोल्ट की लगेगी या नहीं लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों? अच्छा ऐसे समझो, देखो तुम लिफ्ट के अंदर बंद हो, ठीक है,
बाहर का तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और लिफ्ट नीचे की तरफ गिर रही है। तुमको महसूस होगा कि लिफ्ट गिर रही है क्या? कैसे महसूस हो रहा है? अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरे तो? वेरी गुड, आवाज आई। अच्छा, क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज करते हैं। आप लोगों ने एरोप्लेन में बैठेंगे आप लोग? हवाई जहाज की जो स्पीड है वो लगभग, जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो 800 किलोमीटर पर आवर के आसपास क्रूज करती हैं, और डोमेस्टिक के में भी लगभग 600-700 किलोमीटर पर आवर तो होती है स्पीड। आप जब 120 की स्पीड पे बाइक या कार में बैठते हैं तो आपको कितना तेज लगता है? क्या एरोप्लेन आपको इतनी स्पीड चलता हुआ कभी महसूस होता है क्या? क्यों? हाँ, बाइक पे हवा लगती है तो कार में बैठा लेते ना। वो तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से हो रहा है। तुमको सिर्फ कब महसूस हो रहा है? मतलब जब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है और उसके पास एक्सेलरेशन है, तुम्हें वो फील हो रहा है? मतलब तुम एक्सेलरेशन को फील कर रहे हो ना? जब वो ऊपर जाके कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। वो पड़ोस में जो सीट है वो सीट भी तुम्हें उतनी स्पीड से जाती हुई दिखाई दे रही है। वहां से अगर तुम एक पत्थर को ड्रॉप कर दो अंदर, प्लेन के अंदर, तो क्या पत्थर भी तुमको 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जाता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं ना। समझ गए बात को? इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इसको छोड़ा गया तो जो स्पीड इस पत्थर की थी ऊपर की तरफ, वही स्पीड इसकी है ऊपर की तरफ। तो रिलेटिवली इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? जीरो। तो इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट इसे कभी भी दिखाई, इसको सिर्फ क्या दिखाई देगा? उसका एक्सेलरेशन। तो मेरे लिए क्वेश्चन ये है कि इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? जीरो। इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है? जी प्लस ए, नीचे की तरफ। और टाइम की बात करेंगे तो टाइम का फॉर्मूला मुझे पता है, √2h/। तो जी की जगह क्या लिख देंगे? जी प्लस है, बस आंसर आएगा। समझे बात को? और यही क्वेश्चन को अगर तुम बाहर खड़े होकर सॉल्व करो, पसीने छूट जाएंगे। यही तो फिजिक्स है। आंसर आना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके पीछे की क्या साइंस है वो समझना इंपॉर्टेंट है। इससे मैंने तुम्हें क्या क्या सिखा दिया ये क्वेश्चन से? तुमको रिलेटिव का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तुमको सूडो फोर्स भी का भी थोड़ा सा आइडिया लगा कि सूडो फोर्स ऐसा कुछ होता है जो मैं आगे बताऊंगा, वो भी ऐसा ही है। जब बताऊंगा तब समझ में आएगा। हाँ जी, शुरू करें? कौन सा हो गया? 17? 21 हो गया भाई। 22? 23? 23? देखो ये सेम क्वेश्चन है, इसको आगे करें। A balloon rising vertically upward at 5 meter per second. A stone is thrown up at 50 meter per second relative to the balloon. मतलब देखो बलून तो ऑलरेडी जा रहा है ऊपर 5 मीटर पर सेकंड से। बलून के रिलेटिव ही अपन ने एक पत्थर को छोड़ा है, एक पत्थर को फेंका है। कहाँ से छोड़ा है? बैलून से। बैलून से छोड़ा है कि क्या किया है? अगर देख बैलून से छोड़ा है तो ग्राउंड पे खड़े हुए आदमी को इसकी स्पीड कितनी लग रही होगी? इसको इसने कितने से छोड़ा है बलून के रेस्पेक्ट में? 10 से। ये ऑलरेडी कितने से जा रहा था? तो ग्राउंड पे खड़े हुए आदमी को कितना लग रहा होगा? 15 मीटर पर सेकंड। तो रिलेटिव की तो बात कर रहा है। मतलब ये क्या कह रहा है? वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बैलून इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्टोन माइनस वेलोसिटी ऑफ बैलून। तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन कितनी हो गई? वेलोसिटी ऑफ, चलना, वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बैलून प्लस वेलोसिटी ऑफ बैलून, सब में वेक्टर लगाए।
तो ये कितना है ऊपर की तरफ 5, तो प्लस ये भी कितना है 10, तो आंसर कितना हो गया 15, ऐसे समझ ले। एक ही तो बात है सब। तो बोल रहा है इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 5 हो जाएगी। 2 सेकेंड के बाद पूछा है, 1.5 सेकेंड ऊपर जाने में आया ना, और आधा सेकेंड नीचे आने में, तो इसकी स्पीड 5 हो जाएगी। नहीं समझे? v बराबर u प्लस ए टी। यू कितना है 15, एक्सेशन कितना है -10, टाइम कितना है 2, तो आंसर कितना हो गया -5। मतलब ये ऊपर जाके ऐसे नीचे आ रहा होगा, यहाँ पे कहीं होगा भी। चमक गई बात? माइनस का मतलब होता है कुछ। कहाँ यहीं तक दिया था, है ना? अब जो आपका होमवर्क रहेगा, मजा तो आ रहा होगा वैसे तुमको इन्हें सॉल्व करने में, है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, अच्छा, तो आज जो कर देंगे वो नया होगा। नहीं तो कुछ बच्चे होंगे ना नालायक, जैसे अभी आज 4 हैं, ऐसा और भी तो होंगे 2-4 बच्चे हुए। 24 से लेके होमवर्क में अब रहेगा 28 तक। चौबीस से 28 5 होते हैं ना। फिर आप लोग, मुझे लग रहा है कि, हाँ, आपका होमवर्क जो मॉड्यूल से है वो है पेज नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 24 to 28, एंड 5 AR हैं, 5 AR करने हैं। हाँ, 5 असेशन रीजन, ये होमवर्क है। आप लोग प्रोजेक्टाइल भी पढ़ रहे हैं ना? प्रोजेक्टाइल मोशन आज एनसीईआरटी का होमवर्क दिया था। चलो एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं। करके आया ना सॉल्व? ऐसा थोड़ी होता है। जब अपन क्लास में डिस्कस फिर कैसे करेंगे अगर तुम बुक ही लेके नहीं आए तो? हाँ, देखो हम तो कर लेंगे, तुम लोग अपना बताओ, तुम लोग कैसे देखोगे? आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया गया था, अब बातें करें, फटाफट क्वेश्चन निपटाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको हटाओ यार, ये अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, हाँ अब अच्छा ही है। इसमें ऐसा था कि पहला क्वेश्चन आप लोग फटाफट सॉल्व कर दिए होंगे। पहले क्वेश्चन में कोई डाउट है? फॉर द ईच फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इफ इट इज अ स्केलर और वेक्टर, तो तुम्हें पता है वॉल्यूम स्केलर, मास स्केलर, स्पीड स्केलर, एक्सेलरेशन वेक्टर, है ना? डेंसिटी स्केलर, नंबर ऑफ मोल्स, वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेक्टर पे वी लिख दे रहा हूँ, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कोई डायरेक्शन नहीं होती बेटा, टाइम का इनवर्स इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी, हाँ ना? आप समझ गई? हाँ, ऐसे देखने से समझ जाती है। दूसरा देखेंगे, पिक आउट द 2 स्केलर क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग लिस्ट। 2 स्केलर उठानी है, उठा ली होंगी आप लोगों ने। और क्या क्या उठा ली? वर्क और करंट उठा ली, आपको मजा आ गया जीवन में। और कुछ नहीं, बाकी आपने नाम ही नहीं सुने होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। छी छी छी, गंदी बात। अरे, इसमें तो रिवर्स वाला ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा, ये तो है। चल चल,
गायब हो गया, अब क्या करें? हाँ तो बस इतने 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 पैसे में इतने ही मिलेगा इसमें, सब कुछ नहीं मिल सकता इसमें। हाँ हाँ तो फिर उसके बाद आपको दो क्वेश्चन हो गए, दो क्वेश्चन निपटा दिए अपन ने। तीसरा देखते हैं, पिक आउट द ओनली वेक्टर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग लिस्ट। कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? इम्पल्स। इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम होता है, या इम्पल्स इज डीपी बाई फोर्स इनटू टाइम ही है तुम्हारे लिए, चेंज इन मोमेंटम होता है वैसे तो इम्पल्स। बात तो सही है, ये तो तुम्हें याद है, वैसे तुमने आंसर देख लिया था क्या? क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं होगा इम्पल्स क्या होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, ये सही तरीका है। उसके बाद फिर कह रहा है कि स्टेट विद द रीजन वेदर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक ऑपरेशंस विद द स्केलर एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी इज मीनिंगफुल। दो वेक्टर एडिंग एनी टू स्केलर्स कर सकते हैं, मीनिंगफुल है ना? अच्छा अच्छा, ये बताना है मीनिंगफुल है कि नहीं। एडिंग ए स्केलर टू अ वेक्टर एट द सेम डायमेंशन, बट गंदी बात। मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय स्केलर, अच्छी बात। वेक्टर को अपन स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना? जोड़ नहीं सकते ना घटा सकते। मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर्स कर दो, 2 इंटू 3 6। एडिंग एनी टू वेक्टर्स, यहाँ पे इसके लिए तो पूरे रूल्स पढ़े अपन ने। एडिंग अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर टू द सेम वेक्टर, क्या लग रहा है? एडिंग अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर टू द सेम वेक्टर ऐसा कर सकते हैं अगर वो, क्योंकि क्या हो रहा है सुनो, ये बात ना अच्छे से क्लियर नहीं है वो क्या कहना चाह रहा है। बाकी अगर तुम इसको इस लिहाज से देखो कि क्या दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपोनेंट उसी, जैसे मान लो फोर्स का कंपोनेंट फोर्स ही आएगा, अब तुम फोर्स को फोर्स के साथ ऐड करना चाहते हो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे कुछ बहुत ज़्यादा भला होने वाला नहीं है, बाकी कर सकते हैं। जैसे भला क्यों नहीं होने वाला वो भी समझा देता हूँ। जैसे मान लो तुमने फोर्स का कंपोनेंट किया एफ कॉस थीटा हो गया, एक क्या हो गया एफ साइन थीटा। अब एफ प्लस एफ कॉस थीटा से तुम्हें क्या निकालना चाहते हो, कुछ हासिल थोड़ी होने वाला है, लेकिन मीनिंगफुल है यहाँ, क्योंकि तुम सेम डायमेंशन की चीज़ें हैं, ऐड कर लो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फिर आगे देखेंगे तो रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद द रीजन इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। अरे वह ट्रू फॉल्स आ गए। पहला वाला क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर, सही बात है। ईच कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर, ठीक। द टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल, फॉल्स। ये तभी हो सकता है जब सिर्फ मोशन इन वन डायमेंशन हो विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, है ना? फिर उसके बाद डी द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल डिफाइंड एज टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है, इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द, हाँ ये सही बात है, ये स्टेटमेंट लिखाया भी है मैंने, है ना? नेक्स्ट, थ्री वेक्टर्स नॉट लाइंग इन अ प्लेन कैन नेवर बी एड अप टू गिव अ नल वेक्टर। हाँ, कितने वेक्टर ऐड करके हम नल वेक्टर बना सकते हैं, मतलब उनका रिजल्टेंट जीरो हो जाए। जैसे अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर अपोजिट कर दो तो नेट कितना हो जाएगा? जीरो। सेम प्लेन में अगर मुझे मिनिमम कितने वेक्टर चाहिए, तो 3 चाहिए अगर मुझे अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। जैसे मान लो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, अब इन दोनों के वेक्टर को नलीफाई करना है तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर कहीं आएगा। इतने ही मैग्नीट्यूड का तीसरा वेक्टर पीछे अगर मैं बना दूं तो इसका, इसका और इसका, इन तीनों का रिजल्टेंट कितना हो गया? जीरो। तो सेम प्लेन में मिनिमम कितने वेक्टर चाहिए? 3। सेम प्लेन में अनइक्वल मैग्नीट्यूड के कितने चाहिए? 3। सेम प्लेन में इक्वल मैग्नीट्यूड के कितने चाहिए? 2। लेकिन अगर यही अनइक्वल मैग्नीट्यूड के डिफरेंट प्लेन्स में अगर वेक्टर हैं 3, तो उसके लिए तुमको टोटल 4 वेक्टर चाहिए अगर उनको तुम्हें वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को नलीफाई करना है रिजल्टेंट के। तो इसने क्या बोला है? 3 वेक्टर्स नॉट लाइंग इन अ प्लेन, 3 वेक्टर हैं, एक ये रखा है, एक ये रखा है, ये दोनों एक प्लेन हो गया। 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज इन अ प्लेन, एक ये वेक्टर एक ये वेक्टर है, तो ये वाला प्लेन हो गया। 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज इन अ प्लेन। अब तीसरा वेक्टर इस प्लेन से बाहर निकाल के मैंने ये रख दिया। क्या इन दोनों वेक्टर्स के अपोजिट जो भी रिजल्टेंट आएगा, क्या मैं तीसरा वेक्टर उसके अपोजिट रख सकता हूं?
क्योंकि वो तो इस प्लेन के बाहर है, तो इस प्लेन में तो मैं रख नहीं सकता। इसका मतलब ऐसा बोलना कि एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, दो वेक्टर, तीसरा वेक्टर अगर मैं यहाँ रखूंगा तो रिजल्टेंट जीरो नहीं हो रहा। अगर मैं इस प्लेन में रख देता हूँ तो तीनों को प्लेनर हो जा रहे हैं, और उसे एक प्लेन में चाहिए नहीं, उसे कहाँ चाहिए, डिफरेंट प्लेन में। उसने साफ साफ बोला है कि एक प्लेन में लाई नहीं करने चाहिए। तो कंफ्यूजन की बात यह है कि ये स्टेटमेंट तो फिर गलत हो गया, मतलब उसने क्या बोला, जीरो हो जाएगा। हाँ नेवर, तो स्टेटमेंट सही हो गया कि कभी भी ऐसा नल वेक्टर नहीं दे सकता। इसके लिए कम से कम कितने वेक्टर चाहिए, 4। क्या होता है, इसको चाहो तो स्टेटमेंट के तौर पे एक बात लिखा दे। अच्छा लिख लो, एक दो बातें लिखा देते हैं, लिख लो। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, 3 स्टेटमेंट लिखा देता हूँ। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। एक अगला स्टेटमेंट, minimum two vectors are required, minimum two vectors of equal magnitude are required for zero resultant, minimum two vectors of equal magnitude are required to give zero resultant. Next, minimum three coplanar vectors, minimum three coplanar vectors of unequal magnitude, minimum three coplanar vectors of unequal magnitudes are required to give zero resultant. And minimum 4 non-coplanar, minimum 4 non-coplanar vectors of, minimum 4 non-coplanar vectors of unequal magnitudes are required to give zero resultant. डन चमका, चारों बातें समझ में आ गई, ठीक है। किसी के मन में कोई डाउट? ओके, तो ये एक स्टेटमेंट के लिए मैंने तुम्हें चार बातें और लिखा दी। 3.6 की बात कर लेते हैं। 3.6 में डाउट है किसी को? इसमें क्या डाउट है, अभी बता देते हैं। अरे ये आया और नीचे, अरे एक में नहीं आएगा क्या? देखो बोल रहा है कि इस चीज को प्रूव कर दो, एस्टेब्लिश द फॉलोइंग वेक्टर इनइक्वालिटीज ज्योमेट्रिकली और अदरवाइज। मतलब जैसे चाहो वैसे कर दो, ज्योमेट्रिकली कर दो या मैथमेटिकली कर दो, जो भी तुम्हारा मन करे वैसे कर दो। ये बोल रहा है रिजल्टेंट हमेशा इंडिविजुअल समेशन से कम होगा और उनके सब्ट्रैक्शन से ज़्यादा होगा। ठीक है, इस बात को एक लाइन में मैं प्रूफ कर देता हूँ, देखो कैसे। अब तो गया बेटा। देख वो क्या कह रहा है कि पहले a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है दैट शुड बी ग्रेटर देन, दूसरा वाला था लेस देन और इक्वल टू a प्लस बी। यही है। और दूसरे वाले में क्या कह रहा है कि a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है दैट शुड बी ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ a एंड b, या डिफरेंस और ग्रेटर देन इक्वल टू, एक ही बात है। इस बात को ज्योमेट्रिकली प्रूफ करना मेरे लिए एकदम आसान है। ये एडिशन का रिजल्टेंट लिखा हुआ है और एक इसका रिजल्टेंट लिखा हुआ है सब्ट्रैक्शन का। ज्योमेट्रिकली प्रूफ करने के लिए क्या तुम एक पैरेललोग्राम बना सकते हो? ये वेक्टर a हो गया, अरे भाई
ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, टक 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 टक, ये बी हो गया, ये ए हो गया। इतना समझ गए? तुम्हें याद करो जब वेक्टर पढ़ाया था तो बोला था कि जो वेक्टर इन दोनों का जो जंक्शन है वहां से निकलता है वो एडिशन का होता है सब्ट्रैक्शन का? एडिशन का। और जो दूसरा वाला होता है वो सब्ट्रैक्शन का। इतना याद आ गया? तो कभी भी पैरेललोग्राम का जो ये डायगोनल है, जो बड़ा वाला डायगोनल है, वो कभी भी ऐसा थोड़ी हो सकता है कि इन दोनों से के समेशन से बड़ा हो जाए। नहीं समझे मेरी बात? ये पैरेललोग्राम जो है, इस पैरेललोग्राम का ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल कभी भी इन दोनों के इंडिविजुअल के समेशन से बड़ा नहीं हो सकता है। अगर तुम्हें थोड़ा सा 10th में अगर याद होगा तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं याद है? ये तब है, तब पूछ रहा हूँ जब तुम्हें अगर याद है। नहीं याद है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर नहीं याद है तो फिर तुम इस वाले मेथड को यूज करो कि भैया जो आर होता है रिजल्टेंट, उसका जो फॉर्मूला था एडिशन का हमने निकाल रखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आर की जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है वो तब होगी जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0, और उस केस में आर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। हो गया प्रूफ। समझ गए बात को? और दूसरी बात, जो ये एडिशन के लिए हमने बात कर रहे थे और जब सब्ट्रैक्शन के लिए बात करी थी, तो सब्ट्रैक्शन के लिए इसका जो फॉर्मूला था वो था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पर हमने बात करी थी कि जो आर की जो मिनिमम वैल्यू है वो कब होगी, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी, और उस केस में यहाँ पर आर था ए माइनस बी। याद आ गया? इसका मतलब ये बात भी प्रूफ हो गई। तो इसका मतलब आर की जो मिनिमम वैल्यू है वो ए माइनस बी है, मतलब ये इससे तो हमेशा ज़्यादा ही होगा। और दूसरा ये क्या है कि जो एडिशन है वो एडिशन की यहाँ पे आर पे जो मैक्सिमम वैल्यू, वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी। तो मतलब ये ए प्लस बी से हमेशा छोटा होगा। हाँ या ना? कोई डाउट? तो इस प्रकार ये भी आपका समाप्त हो गया। तो ये भी समाप्त हो गया। इसका जो क्या मतलब, इससे नहीं चलेगा क्या? मना कर देगा? अरे उठ गया, उठ गया, उठ गया। इसका अच्छा 3.7 भी दिया था। इसका अगर तीसरा और चौथा देखेंगे तो दूसरे में क्या था, दूसरे में दोनों में एक, अच्छा ये a प्लस बी था, अपन ने a माइनस बी के लिए सॉल्व कर लिया है, तो a माइनस बी भी करनी है, तो a माइनस बी भी हो जाएगा सॉल्व। ये चारों क्वेश्चन पता है क्या है? ये चारों क्वेश्चन ये हैं कि आप लोगों ने एक तो पैरेललोग्राम लॉ से तो कर ही सकते हैं चारों, और जो दूसरी चीज जो करने योग्य है, कहाँ गया ये ना, ये एडी सब्ट्रैक्शन के लिए देख लिया कि a माइनस बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू a माइनस बी। ऐसा था या कुछ और था? यही है। और अगर इसमें थीटा की वैल्यू दोनों में 180 180 डाल दो, इसमें भी 180 डाल दो एडिशन वाले में, और इसमें भी 180 डाल दो, इसमें 180 डाल दी, इसकी वैल्यू कैसी आ जाएगी, मिनिमम। तो अगर इसमें थीटा की वैल्यू 180 डाल देंगे तो तुम्हारे पास जो आर होगा वो कैसा हो जाएगा, मिनिमम। और उस केस में उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए माइनस बी। और यहाँ पर अगर बात करें सब्ट्रैक्शन के केस में, यहाँ पर अगर मुझे आर की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो उस केस में थीटा कितना चाहिए, 180 डिग्री। तो उस केस में जो आर की जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी या आर की मिनिमम वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन के जो केस में सब्ट्रैक्शन ए माइनस बी, ए माइनस बी की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए किससे, इंडिविजुअल के समेशन से। यही चीज उसने वहां पे प्रूफ करवाई है। और सिमिलरली यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ए प्लस बी, जगह थोड़ी सी छोटी है, थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए।
इतना ठीक है। अब यहाँ पे एडिशन की बात कर लेते हैं, ये सब्ट्रैक्शन की बात नीचे कर ली। एडिशन के लिए बात करेंगे तो एडिशन में हमें पता था जो a प्लस बी है यही r था। इस r की अपने को अगर थीटा की वैल्यू 180 डाल दी जाए तो हमें r की कौन सी वैल्यू मिलेगी, मिनिमम। और r की मिनिमम वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही थी, a माइनस बी। इसका मतलब जो एडिशन होगा वो एडिशन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू a माइनस बी, ठीक है ना। तो मतलब तुम्हें बस इतना काम करना है इस क्वेश्चन में कि जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है दोनों में एक बार 0 डाल देना है और एक बार कितना डाल देना है, 180, बस। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका पैरेललोग्राम वाला है, लेकिन पैरेललोग्राम मेरे हिसाब से तुम लोग उसके लिए तैयार नहीं हो ज्योमेट्री वाले मेथड से। ज्योमेट्री वाले मेथड से थोड़ा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं। उसके बाद ये 3.7 में क्या कह रहा है, गिवन चल गिवन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 0 विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। 4 पूछ रहा है भाई, और पूछ रहा है कौन सा इनमें से सही है। आप लोगों ने कर ही लिया है। तो बोल रहे ए बी सी और डी ये चारों के चारों नल वेक्टर होने चाहिए, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है, ये तो फॉल्स है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस सी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस डी, सही बात है, क्योंकि a प्लस सी को एक साइड रख दो तो इधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ b प्लस डी। तो अपन को तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड दोनों एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। c की बात कर लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ a कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b c d। हाँ सही बात है, क्योंकि अपन को तो 0 करना है ना अल्टीमेटली, तो बड़ा तो हो ही नहीं सकता। b plus c must lie in the plane of a and d if a and d are non-collinear and in the line of a and d if they are collinear। इस लास्ट वाली लाइन का मतलब समझे तुम? देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि b प्लस, चल क्यों नहीं रहा अब, हाँ अब चला। ये तो तुम्हें समझ में आ गया कि b प्लस सी शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ a प्लस डी, ठीक है। अब ये दो वेक्टर हैं एंड इनको ऐसे वेक्टर के फॉर्म में लिख लो, अब अच्छा लगेगा। अगर वेक्टर के फॉर्म में अगर तुमने लिखा है तो दो वेक्टर का समेशन इन दोनों के बराबर है माइनस के साथ। तो वो कह रहा है कि b प्लस सी मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ a एंड d। जो b प्लस सी का जो रिजल्टेंट है वो a एंड d के प्लेन में होना चाहिए, ये बात एकदम सही है। अगर इसके प्लेन में नहीं हुआ तो उस केस में क्या होगा, रिजल्टेंट कभी भी 0 नहीं हो पाएगा। जैसे कि b प्लस सी का रिजल्टेंट सपोज करो ये है, इट इज b वेक्टर प्लस c वेक्टर, ठीक है। अब अगर मान ले a और d इस प्लेन के बाहर आ गए तो क्या ये कभी मिलके 0 हो पाएंगे? हमको हर हाल में a प्लस डी जो चाहिए वो इसके अपोजिट ही तो चाहिए, माइनस का मतलब यही है। और ये तभी हो सकता है जब a और d दोनों से एक ही प्लेन में लाई करें। इसका मतलब a d a प्लस डी b प्लस सी ये सब एक ही प्लेन में होंगे। चमकी बात। a and d are not collinear and in the line of a and d if they are collinear। अगर ये कोलिनियर हैं, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, मतलब यही b है यही c है, इधर ही a है इधर ही d है, इस तरीके से। तो बोल रहा है कि देन एंड इन द लाइन ऑफ a and d if they are collinear, ये भी बात सही है। अगर b प्लस c इस लाइन पे पड़े हैं, ठीक है, अगर a और d इस लाइन पे आ गए तो क्या कभी भी इनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है? इसका मतलब इन दोनों को किस लाइन पे होना चाहिए, एक ही लाइन पे। तो स्टेटमेंट सही है लास्ट वाला। अच्छा डी पे समझने के लिए अगर तुम लोग सोच के आए होगे तो तुमको कुछ हवा लगी होगी, तो सोच के नहीं आया होगा उसको कुछ हवा नहीं लगी होगी। कुछ तो ये सोच रहे हैं कि सर अपन तो याद रख लेंगे, कि उतना दिमाग लगाना। तो इस प्रकार ये डिस्कशन आज का ख़त्म होता है।
तो इसमें पहले को छोड़ के बाकी सारे कैसे हो गए, ट्रू है। पहला वाला गलत है, पहला वाला गलत है, बाकी सारे सही हैं। लिख लो, बाद में याद आएगा। फिर आप लोगों को अब अपन ने कितना पढ़ा दिया है, कितना पढ़ा दिया, प्रोजेक्टाइल खत्म हो गया क्या बेटा? ट्रेजेक्ट्री का पाथ अपन ने पढ़ा दिया आपको है। पहले आप एनसीईआरटी खत्म करना चाहते हैं? शर्म आ रही है? किसे शर्म आ रही है बेटा? शर्माने की कोई बात नहीं है। क्या हमने मैक्सिमम रेंज की बात कर ली? हाँ, अच्छा अपन ने मैक्सिमम रेंज पढ़ ली, अपन ने अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे बात नहीं कर रही ना। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पढ़ा दिया, क्या थी? y बराबर एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। तुम लोगों को याद नहीं होता क्या? क्यों याद नहीं होता क्या तुम लोगों को? इतना तो बोलते बोलते जल्दी बच्चों को याद हो जाती है सारे फॉर्मूले। तुम लोग यहाँ पे भी पढ़ते हो, घर पे जाके भी पढ़ते हो, फिर भी याद नहीं हो रहे। ऐसा कैसे दिमाग है तुम लोग का? यूज नहीं कर रहे क्या? घर पे जाके या तो पढ़ नहीं रहे, यहाँ से पढ़ रहे हो फिर भी नहीं याद हो रहा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u साइन थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसको हम बोल सकते हैं 2ux ui बाई जी। नहीं याद हो रहा क्या? होना चाहिए यार, ऐसे बातें करते करते याद हो जा रहा है। आओ बातें करें आगे। ऐसे मैं इसको ऐसे लिखा देता हूँ, प्रूव। क्या प्रूफ की स्पेलिंग क्या होती है? PROO PRO, ये ऐसा ये होती है? तो अपन को क्या लिखना है, ये लिखना है कि OOF लिखना है? अच्छा ऐसा होता है क्या? आग लगा दी ना। देखो यार, ये प्रोजेक्टाइल में एक छोटा सा चीज है, ये फॉर्मूला है टेन थीटा बराबर 4h/r। ऐसा हमसे जानने की इच्छा है। ये तुम्हें याद रखना है, मुझे तो केस के तौर पे लिखाना था, लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया है, तुम्हें याद रखना है। जैसे कि एक पत्थर को अपन u स्पीड से थीटा एंगल पे जब फेंकते हैं, तो ये h हाइट ऊपर जाता है और r रेंज दूर गिरता है। ये हम पढ़ा है, ये हमने बता रखा है। तो हमसे पूछा गया है कि अगर h और r के रेशियो निकाला जाए तो वो टेन थीटा बाई 4 आएगा, ऐसा आप प्रूफ कर दीजिए। तो h का जो फॉर्मूला है वो है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आप लोग खुद सॉल्व करें है ना, मेरे भरोसे नहीं रहे। मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ, आप लोगों को सॉल्व करके खुद ड्राइव करना है, ऐसा कोई टफ नहीं है। h और r को डिवाइड कर देंगे, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g डिवाइडेड बाई u स्क्वायर 2 साइन थीटा
cos थीटा बाई जी। अपना अपना करो, मेरी तरफ मत देखो, बाद में मैच कर लेना। जी से जी कट गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, साइन थीटा कट गया, मेरे पास बच गया साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4 कॉस थीटा। तो यहाँ से पता चल गया h बाई आर इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 4, या फिर टेन थीटा इज इक्वल टू 4h बाई आर। अपना अपना करो बेटा, अपना अपना खुद सॉल्व करना है ना, इधर नहीं देखना है, इधर लास्ट में देखना है। एकदम इजी है, एच को आर से डिवाइड करना है, मेरे भरोसे नहीं रहना है। खुराना साहब, प्रूफ करना है। हाँ, एक तो यार क्या इधर से क्या छापना है जब खुद प्रूफ करना है तो। देखो भाई, बात ऐसी है कि कई कछुओं को ये नहीं पता है कि a डिवाइडेड बाई बी और c डिवाइडेड बाई डी करेंगे तो क्या होगा। तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, c बाई डी क्या हो जाता है, d बाई सी। तो गधों, जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला वो किधर चला जाता है, न्यूमरेटर में। तो यहाँ का डिनोमिनेटर तो मर गया, अब ये बच्चा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर किधर जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे ऑलरेडी कितना था, यहाँ पे 2 था, तो यहाँ का जो 2 कॉस थीटा है वो इसके डिनोमिनेटर में ही तो आएगा। तो 2 कॉस थीटा इंटू 2 तो कितना हो गया, 4 कॉस थीटा। समझे, भोले बच्चे हैं क्या, रे भोले बच्चे भूल जाते हैं। कौन सी क्लास 6 की बात है ना ये? अच्छा, कोविड बैच था सर, 6 में हम कोविड में थे सर। एक तो कभी भी ना इलाज कराने जाऊंगा ना तो पहले पूछूंगा डॉक्टर से, कोविड बैच है क्या? कोविड बैच वालों से नहीं इलाज कराना भाई। हो गया, लिखो अगली बात। अगली बात ये लिखो कि prove that if two projectiles are projected at complementary angles, prove that if two projectiles are projected at complementary angles with equal speed, then their ranges will be equal.
then their ranges will be equal. Complementary. Prove that if two projectiles are projected at complementary angles with equal speed, then their ranges will be equal. आप लोग करेंगे, मैं करूं? मैं करवा देता हूं. देखो देखो यार, ये ना बड़ी प्यारी बात है. इसमें ऐसा है कि तुमने एक पत्थर को फेंक दिया ऐसे, और तुमने एक पत्थर को और फेंक दिया. लेकिन मजे की बात ऐसा हुई कि तुमने पत्थर भले ही फेंक दिए हो, वो दोनों गिरे एक ही जगह. इसको तुमने यू स्पीड से फेंका या एंगल पे, इसको तुमने दूसरी स्पीड से फेंका, या इसको θ1 बोल दो, θ2 इस एंगल पे यू स्पीड से, लेकिन गिरे दोनों एक ही दूरी पे. तुमने ओ से प्रोजेक्ट किया और दोनों ए पे जाके गिर गए. अब गेम ऐसा है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे. तो इसके पीछे की जो पूरी कहानी है वो पूरी मैथ्स की है. मतलब अगर हम बात करें, यहाँ पर दो पत्थर हैं, अगर हम θ1 को थीटा बोल दें तो θ2 की वैल्यू 90 माइनस थीटा होगी कि नहीं होगी? क्योंकि तुम भोले बच्चे हो, तुमको ये नहीं पता कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है ऐसे एंगल जिनका समीशन कितना हो 90 डिग्री, है ना भोले बच्चे. अगर एक को थीटा बोल देंगे तो दूसरा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री सिर्फ ड्रिंक्स नहीं होती, एंगल्स भी होते हैं. आप लोग जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स, हाँ, है ना? क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स? जो फ्री की मिलती है. अच्छा, कहाँ मिलती है? हाँ, 5 स्टार होटल्स में. देखा, हैप्पी आवर्स भी पता है भाई. बच्चे मतलब अपने एकदम अलग ही लेवल पे हैं. तो कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स की बात नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात है. एक्चुअली जो ड्रिंक्स होती हैं कॉम्प्लीमेंट्री, वो मॉकटेल्स होती हैं, उनमें मादक पदार्थ नहीं होता, उनमें शुगर होती है. यू स्क्वायर साइन 2θ1 डिवाइडेड बाई क्या था जी, ये था कि नहीं था? θ1 की जगह θ1 ही रहने तो अच्छा लग रहा है. अभी R2 की बात कर, या थीटा कर लेते हैं यार, रोज आओगे फिर अभी तुम लोग. यू स्क्वायर साइन 2θ बाई जी, सही बात है. सुनो पापी, R2 की बात करेंगे तो यू स्क्वायर साइन 2θ2 बाई जी, ऐसा बोलोगे कि नहीं बोलोगे? लेकिन प्यारे बच्चों, हेलो बच्चों, शर्म नहीं आती? तुमने इतना पढ़ा है, सर बोलो सर. हाँ, सम्मान देना सीखो, भले ही कोई भी कैसा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता. तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2θ डिवाइडेड बाई जी. ये बताओ, यहाँ तक तुम्हारे पेट में कोई दर्द है? दूसरे अंदर मल्टीप्लाई तो किया है. अच्छा, दूसरी बात, तुमको ये पता है कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन चीटा. अगर ऐसा होता है तो ये 180 डिग्री क्या है? पाई तो है. तो ये इसमें से जो बचेगा वो क्या बचेगा? यू स्क्वायर साइन 2θ बाई जी. तो 2 मिनट के लिए पहली बेंच पे बैठ सकती है क्या, मुंह आगे करके? भाई धीर, सही कह रहा हूं. अगर ये क्वेश्चन तूने पूछा होता, आज तो फुटबॉल बन के घूम रहा होता क्लास में. लड़की होने के बहुत प्रिविलेज है, नहीं है? बेचारी घर पे बहुत कुटी है. लगता है घर पे तुम्हारे साथ बहुत भेदभाव नहीं हुआ है. हाँ, जितनी कुटाई तुम्हारे भाई की हुई है उतनी तुम्हारी हुई है.
बेचारी का दर्द एकदम से निकला। एकदम से एकदम शांत बैठी थी, नहीं नहीं होते। तो रेंज बराबर होगी, है कि नहीं? तो नलायक है क्या? पाई माइनस थीटा मतलब पाई में से कुछ कम हुआ, पाई में से कुछ कम हुआ तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। और 180 मतलब 90 का इवन मल्टीपल, मतलब फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन रह गया और थीटा का थीटा आ गया। आंटी, सब पुरानी बातें भूल जाती है, ऐसा है क्या? मतलब 2 दिन में भूलना है? लो भैया, संभालो। भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है। R1 बराबर R2 हो गया? अरे R1 बराबर R2 हो गया ना? क्या हुआ? आलू पराठा? अरे यार, पेट कम हो रहा है क्या मेरा? अरे यार, सच को फेस करना, मैं सीख रहा हूँ सीख रहा हूँ। तो मतलब ये है कि कल वेडनेसडे है, कल आईपीएल है। कल ट्यूसडे है, अच्छा हाँ कल आईपीएल है, परसों वेडनेसडे है। अपन थर्सडे को मिलेंगे। तो थर्सडे को पार्टी है, या तो इसकी तरफ से या उसकी तरफ से। डन है। क्लास 4 घंटे की है ना? अरे मतलब 2 क्लास हैं, 1.5 1.5 घंटे की 2 क्लास है। 3 घंटे ही हो गए ना, 4 घंटे नहीं, 3 घंटे नहीं होंगे। आप लोग नहीं नहीं, आप लोग जो प्यारे बच्चे हैं मेरे, क्यूट से बच्चे, थर्सडे से, थर्सडे से आपको मैसेज आ जाएगा। 2:30 से 5:30 तक आपकी क्लास रहेगी, जिसमें 1.5 1.5 घंटे की 2 क्लास रहेंगी। 2:30, 2:30, 2:30 मतलब 2:30। 2:30 स्कूल कहाँ है तुम्हारा? कहाँ है स्कूल? हाँ कहाँ है स्कूल? तो खाना लेके आओ घर से। और वैसे भी पौरी तो हो रही है, पौरी। तो देखो 2:30 से, मतलब 2:30 से 5:30, 3 घंटे की क्लास है, जिसमें 3 घंटे की लगातार नहीं है। 1.5 घंटे की क्लास, मतलब 1 घंटा 20 या 25 मिनट रखेंगे, फिर बीच में 10 15 मिनट का गैप रखेंगे, फिर वापस से पढ़ेंगे। है ना, आगे चलें? मैं ही लूंगा। हाँ बस, कोई फर्क नहीं पड़ा। बस ये है कि तुम जो अभी आते हो, जो 6 बजे छूटते हो, वो जल्दी छूट जाओगे, और आप भी जल्दी जाओगे, बस और क्या है। चल ब्रो है। क्या महेगा, डर लग रहा है क्या? तू बोली कैसे हम नहीं आएंगे? ऐसा बोल, मैं 2 पराठे लेके आऊंगी आपके लिए। उस दिन तो पार्टी है। चलो भाई, तो अपन ने 2 क्वेश्चन निपटा लिए। देखो सुनो, सुनो 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 सुनो। अरे 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 मेरे प्यारे बच्चों, सुनो सुनो सुनो। ये कौन रोया? कोई रोए क्या? एक तो घड़ी यहाँ से हटवा देते हैं ये। मेरे हिसाब से आप लोग जितना रो सकते थे रो लिए होंगे। वापस आते हैं। देखो तुम्हें पढ़ने को खूब मिलेगा, है ना, यही खूबसूरती है अपनी। पढ़ाई। यार
केमिस्ट्री वाले सर यूरोप ट्रिप पे गए हैं, तुम्हारे सर थोड़ी गए हैं भाई। तुम लोग स्पॉन्सर कर दो, मैं चला जाऊंगा। डन। डन। पैसा बहुत है सर। छुट्टी चाहिए सर, मेरे पास नहीं है। मेरे हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज बराबर होती, इतना समझ में आ गया होगा। यार ना ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा जाता है। ए पापियो, इधर इधर देख। जैसे ये क्वेश्चन ना ऐसे भी पूछा जाता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ना बड़े अलग अलग तरीके से पूछते हैं। कभी कभी थीटा ऐसा दे देगा 45 प्लस अल्फा, और थीटा टू दे देगा 45 माइनस अल्फा। तुम्हें ऐसे देखने से नहीं समझ में आएगा कॉम्प्लीमेंट्री, बट ऐड करोगे तो 90 आ रहा है, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है। कभी कभार ऐसा दे देगा एक एंगल 30 एक एंगल 60, ऐड कर लेना कितना है 90। तो एडिशन करने पे देखना कि क्या ऐसा हो रहा है 90 डिग्री। तो रेंज निकालने की जरूरत नहीं, सीधा है आंसर, दोनों की रेंज एक दूसरे के बराबर है। खैर, अगर रेंज एक दूसरे के बराबर है, एक एंगल थीटा है और दूसरा एंगल तुम्हारा 90 माइनस थीटा है, मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए, है ना। ये कॉम्प्लीमेंट्री अगर एंगल्स हैं तो इस केस में तुम्हारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर अपन बात करेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था 2u साइन थीटा बाई जी। तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, शर्म आओ, शर्म शर्म, थोड़ा सा शर्म आओ। तो T1 बाई T2 करूंगा तो 2u बाई जी से 2u बाई जी कट जाएगा, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा टेन थीटा। ठीक है, प्रूफ कुछ नहीं करना है, बता रहा हूं अलग अलग कहानियां कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केसेस में क्या क्या पॉसिबल है। पहली बात, लिखते जाओ, सब आसान है ना। दूसरी बात, अगर हम बात कर लें हाइट की, एक गधे अलग से मार खाएगा क्या, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2g। सब मर गया, ऊपर बच गया साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बच गया कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब मैक्सिमम हाइट का जो रेशियो आ गया वो आ गया टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। एक और मजेदार चीज देखो, अगर मैं इस हाइट को दोनों को ऐड कर दूं तो यहां पर जो आएगा वो आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। सही बात है। और इसके बाजू में देखोगे तो ये वाली टर्म आएगी, मतलब यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। यहां से यू स्क्वायर बाई 2g अंदर ले लो, बाहर ले लो, तो अंदर क्या बचेगा 1। मतलब h1 प्लस h2 की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, यू स्क्वायर बाई 2g। इसको सोचो जरा एक मिनट, ये है क्या, तुमने एक पत्थर को फेंका थीटा एंगल पे, दूसरे पत्थर को फेंका 90 माइनस थीटा एंगल पे। इन दोनों हाइट का जो समेशन आ रहा है वो इतना आ रहा है कि अगर तुम उसी यू स्पीड से उस पत्थर को वर्टिकली अपवर्ड फेंक दो तो जितना ऊंचा जाएगा। एक पत्थर को यू स्पीड से ऊपर फेंक तो कितना ऊपर जाएगा, फॉर्मूला याद नहीं है ना, मार भी खाएंगे अब आप लोग फॉर्मूले याद नहीं होने पे। और अगेन अब कोई भेदभाव नहीं होगा, यू पत्थर से मतलब एक पत्थर को यू स्पीड से अगर ऊपर फेंकोगे तो यू स्क्वायर बाई 2g जाएगा। तो h1 प्लस h2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर फेंकी गई हाइट्स का जो समेशन है, अगर उसी पत्थर को वर्टिकली अपवर्ड फेंक दूं तो जो इतना ऊपर जाएगा उसके बराबर है। बोर्ड के लिए सबकी जरूरत नहीं है, बोर्ड में तो तुम कहाँ इतना पूछेंगे बेचारे, बोर्ड में तो रो जाएंगे सब। ये सब अपन ज्ञान की बातें किस लिए कर रहे हैं, नीट जेई के लिए, है ना। हाँ? क्योंकि हमें शर्म नहीं आती। देखो अब मैं जो भी बात करूंगा ना नीट जेई के लिए है, बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा काम की नहीं है, लेकिन पढ़ना तो जरूरी है।
क्योंकि पढ़ना है, मैं पढ़ा रहा हूँ। आगे देखते हैं। रुक जाऊं? लिख लिया? हाँ हाँ है। थर्ड लाइन में T2 है। आगे बढ़े, बाद में लिख लेना, मैं कुछ और पढ़ाना चाह रहा हूँ। फोटो खींच लो ना। बर्थडे पार्टी तो दी नहीं है, अब रुक जाओ। और किसका बर्थडे है? भाई बहुत 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 शुभकामनाएं अभी से आपको। इसका बर्थडे कब था? अच्छा, तो क्या किया तूने उसके बाद? क्या किया? बाहर खा? आगे बढ़ते हैं। हेलो हेलो। कॉमर्स वाले ऐसे जोक्स पे रोज आएंगे बेचारे। मतलब कई बार मैं ऐसे जोक सोचता हूँ कि मुझे लगता है अगर इन कॉमर्स वालों के सामने मारे जाएं तो बेचारे क्या करेंगे, ये समझ में नहीं आएगा। आगे देखते हैं। देख लिया? देखो, सुनो 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 सुनो, अब जो काम की चीज़ है ना, ये बहुत ही काम की चीज़ है। जैसे मान लो तुम किसी पत्थर को किसी ऊंचाई से फेंकने वाले हो, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट में। अभी तक तुमने यहां से पत्थर को किसी डायरेक्टली ऊपर फेंक के देख लिया था, नीचे फेंक के देख लिया था। अब अपन ना इसको हॉरिजॉन्टल फेंकना चाहते हैं। दूसरी बात, मैं इसी पत्थर को दूसरे केस में यहां से किसी एंगल पर ऊपर फेंकने की इच्छा रखता हूँ। ये दोनों काम मैं करना चाहता हूँ। मोस्टली क्वेश्चंस इन दोनों केसेस के हैं जो आप बुक वगैरह सॉल्व कर रहे हैं, मॉड्यूल उसमें भी, और कोई भी बुक करेंगे ऐसा मिलेगा आपको। तुमको याद करो, जब अपन डिराइव करा रहे थे अपन ने ऐसा बोला था कि टाइम और हाइट निकालने के लिए कौन सा कंपोनेंट यूज में आता है? वाई कंपोनेंट। ऐसा याद क्यों नहीं रखते तुम लोग? टाइम और हाइट निकालने के लिए क्या यूज आता है? वाई कंपोनेंट। और रेंज निकालने के लिए एक्स। बस इतना याद है? ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जैसे मान लो यहाँ से इस पत्थर को हॉरिजॉन्टल फेंका तो इसका वाई वाला कंपोनेंट कितना है? 0। इसके पास वाई डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि वाई डायरेक्शन में इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है? 0। सही बात है। वाई डायरेक्शन में अगर हम टाइम की बात करेंगे तो हम लिखेंगे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या तुम्हें एक बार में समझ में आ गया? क्योंकि यू 0 है तो क्या फॉर्मूला बनेगा? हाफ ए टी स्क्वायर। नीचे की डायरेक्शन में नीचे माइनस माइनस, दोनों तरफ से माइनस क्या हो गया? कट गया। तो यहाँ से तुम्हारे पास जो टाइम आएगा वो कितना आ जाएगा? √2h/g। ये मोशनल ग्रेविटी जैसा ही तो है। वाई डायरेक्शन में अगर इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, एक पत्थर को अगर मैं ड्रॉप कर दूं तो नीचे जाने में कितना टाइम लेगा? √2h/g। सेम चीज है। तो फिर जब ये कितना दूर जाके गिरेगा, ऐसे जाके गिरेगा, जब यहाँ आके गिरेगा तो इसकी जो रेंज होगी इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से यहाँ तक की दूरी आर हो जाएगी। मतलब फुट ऑफ द वॉल, वहां से लेके जहां पे गिरेगा वो दूरी आर हो जाएगी। इसके पास दुनिया में एक ही चीज नहीं बदलेगी, वो कौन सा कंपोनेंट है?
याद आया अब? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी, लेकिन वाई डायरेक्शन में इसके पास जी एक्सेलरेशन होने की वजह से वेलोसिटी बढ़ेगी। यहां पर जीरो थी तो यहां पे कुछ होगी, यहां पर कुछ होगी, यहां पर कुछ होगी और यहां पर कुछ होगी। लेकिन ये पक्की बात है कि देखो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी भी समय के साथ बढ़ेगी। समझ में आ रहा है तुम्हारे? तो यहां पर अगर देखें कि वाई डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी तुम निकाल सकते हो। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इज वाई डायरेक्शन इनटू टी। मैंने वाई डायरेक्शन में क्या लगा दिया, v बराबर u प्लस ए टी। तो वी वाई कैन बी रिटन एज 0 प्लस दिस इज माइनस जी इंटू टी। और टी भी तुमको पता है वैसे तो आइडियली कितना है टी, अंडर रूट 2h बाई जी। तो वी वाई तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, जी को अंदर ले लेंगे तो माइनस का हो जाएगा अंडर रूट 2gh। सही बात है? सही बात है? हाँ बेटा, अंदर जी जाएगा तो जी स्क्वायर बनेगा, अंडर रूट के अंदर लेके जाओगे जी स्क्वायर बनेगा तो नीचे वाला जी ऊपर वाले स्क्वायर के एक 2 को काट देगा। तुम्हारे समझ में आया? ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में तुम्हें स्पीड पता चल गई। यहां पर कोई पूछे कि किस स्पीड से गिरेगा तो अपने बच्चे वो समझ गए, ये दोनों 90 डिग्री एंगल पर हैं तो लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दो वेक्टर 90 डिग्री पर रिजल्टेंट कितना होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो तुम्हें किसका रिजल्टेंट चाहिए, इसका और इसका। तो तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी आ गई। तो यहाँ पर जिस स्पीड से टकराएगा वो स्पीड पता चल गई, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का अंडर रूट। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज में एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यही लगता है हर बार। तो एक्स डायरेक्शन में इस बार कितनी वेलोसिटी है, u, और टाइम कितना है टोटल अपने पास, अंडर रूट 2h बाई जी। रेंज पता चल गई कि नहीं चल गई? ठीक है। ये दूसरा इसका पार्ट है ना, ये दो लिखा है ना ऊपर, यस है। सेम सेकंड क्वेश्चन, अगर इसका सेकंड पार्ट की बात करें, गौर से सुन लो है ना, एक बार में बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। इस क्वेश्चन को भी दो हिस्सों में तोड़ लेंगे। ये हो जाएगा u cos थीटा, इधर कितना हो जाएगा u sin थीटा। इसको क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक पत्थर को मैंने h हाइट से वर्टिकली अपवर्ड u sin थीटा से फेंक दिया तो पहले ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, प्लस एक पत्थर को मैंने u cos थीटा से हॉरिजॉन्टल में फेंक दिया। यही तो पढ़ रहे हैं, इसके अलावा और क्या किया है अपन ने? इस मोशन को अपन ने दो हिस्सों में तोड़ लिया, x में अलग और y में अलग। y डायरेक्शन में क्या आया अपने पास, तो ये u sin थीटा से ऊपर गया फिर नीचे आया, और x डायरेक्शन में किससे है, u cos। सही बात है? तो अगर मुझे टाइम और हाइट निकालना है तो वो किससे निकलेगी, u sin थीटा से, और रेंज जो है वो किससे निकलेगी, u cos थीटा से। अब इसके बाद ना मैं सिर्फ मेथड्स हैं, है ना, जब क्वेश्चन आएगा तब अपन समझेंगे कैसे करना है। इस पत्थर को अगर अपन ऊपर फेंकेंगे u sin थीटा से, तो ये क्वेश्चन तुम कर चुके हो 2-3 पेपर में भी मैंने पूछा था। एक पत्थर को जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे आता है, वो कैसे आता है, कितना टाइम लेगा, उसके लिए हमने क्वाड्रेटिक बना के भी सीख लिया है। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व कर लो, ये भी सीख लिया है। रेंज के लिए अगेन फॉर्मूला वही है, यू एक्स इंटू टी। मतलब रेंज हो जाएगा तुम्हारे पास u cos थीटा इंटू टी, और t हमें इस वाले से निकालना पड़ेगा। तो t के लिए आप चाहें तो फॉर्मूला लगा लें, माइनस एच बराबर यू टी, सॉरी u की जगह लिखेंगे u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यहां से इसके रूट्स आ जाएंगे। ये जो इक्वेशन लिखी है इसमें डाउट है क्या तुम्हें? ये लिखी है s बराबर यू टी प्लस, तो यहां से अगर पत्थर को मैं ऊपर फेंक रहा हूं u साइन थीटा से, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई u साइन थीटा, यहां से लेके यहां तक की हाइट h है, फाइनली यहां आके गिरेगा तो माइनस एस डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो माइनस जी। इसमें से कुछ भी याद नहीं रखना है, ये सिर्फ समझाया है कि अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को।
रेंज के लिए इस्तेमाल होगा एक्स कंपोनेंट, हाइट और टाइम के लिए इस्तेमाल होगा वाई कंपोनेंट। ठीक है, जब क्वेश्चंस आएंगे तब क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर। होमवर्क हम आपको ग्रुप में भी डाल देंगे।